स्टॉकहोम स्वीडन से आप सबकी खिदमत में आरफ किसाना की जानिब से सलाम पहुँचे। आज 13 जुलाई और सोमवार का दिन है। स्वीडन की इमिग्रेशन, कानून, सियासत और दीगर मामलात में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं और कुछ नए कानून जो हैं वो इस हफ़्ते से स्वीडन में जो हैं वो लागू हो रहे हैं। इन पे पहले भी हमने बात की थी, लेकिन कई आप लोगों के सवालात आए तो उनको भी लेते हुए जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में इस ख़बरनामे की सूरत में पेश किए जा रहे हैं, जिसमें 6 ख़बरें जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहली और अहम ख़बर यह है कि 12 जुलाई से स्वीडन में जो इमिग्रेशन के नए कानून नाफिज हुए हैं, एक तारीख़ी तब्दीली की गई है जिसमें स्वीडन में मुस्तकबिल में जो अफराद आएंगे असाइलम से या जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस जिनके पास होगी या जिनको ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ के तहत यहाँ पे रखा जाएगा या इंतहाई हमदर्दाना या ख़ुसूसी हालात में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उन सब को जो है वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको 5 साल का जो है वो रिहायशी वीज़ा दिया जाएगा और फिर 5 साल के बाद दोबारा उसकी तजदीद होगी। तो 12 जुलाई के बाद ये कानून जो है वो नाफिज हो गया। अलबत्ता जो लोग वर्क परमिट पे यहाँ पे हैं या जो बिज़नेस वीज़ा पे हैं या जिन्होंने पीएचडी या तहकीक के शोबे में जो है आए हैं और उनको उस बुनियाद पे जो है वो रेजिडेंस परमिट दिया है, वो इससे जो है वो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, वो इस्तिस्ना है उनको। हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि हम यूरोपीय यूनियन की जो कम तरीन सतह है उसके मुताबिक लेके जा रहे हैं और इसमें मज़ीद ये भी तब्दीली की गई है कि 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर ली जा सकेंगी। और दूसरा ये भी है कि जो लोग असाइलम पे आएंगे उनको जो वकील पहले मुफ्त दिया जाता था वो महदूद कर दिया गया, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए दिया जाएगा। बाकी अगर उनको वकील की फ़ीस देना होगी तो वो ख़ुद देंगे और इस पर बहुत बहस जारी है, इस पर बहुत तनकीद भी हो रही है, लेकिन हुकूमत ने ये कानून जो है वो मंजूर करके अब नाफिज कर दिया। दूसरा जो है वो भी एक मुतनाज़ा कानून है, लेकिन उस पर यानी तनकीद हुई है, लेकिन कानून तो ज़ाहिर फिर नाफिज हो गया। ये 13 जुलाई से नाफिज है, जिसको कहते हैं जी मुखबरी का कानून, स्निच लॉ। उसमें यह है कि 6 जो सरकारी इदारे हैं स्वीडन में, उनको ये पाबंद किया गया है कि उनको अगर कोई शक हो कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे स्वीडन में मुकीम है, यानी उसको यहाँ से डिपोर्ट होने का ऑर्डर हो चुके हैं और इसके बावजूद वो रह रहा है, तो वो लाजमी तौर पे पुलिस और मिग्रेशंस वर्कत माइग्रेशन एजेंसी को इतला दें। ये 6 इदारे जो हैं इनमें आर्बिट्स फॉर मिडलिंग है, फॉर शेकरिंग कासान है, क्रिमिनल वोर्ड जहाँ पे लोगों को रखा जाता है जेलों में, क्रोनोफोगदन, और इसके बाद पेंशन मिंदीहेत और स्काते वर्कत है। इनमें खुश आइंद बात यह है कि इसमें स्कूल और जो हैं हेल्थ हॉस्पिटल्स, वोट सेंट्रल्स वो नहीं हैं। अगरचे केस आया है कि एक आदमी यहाँ पे कैरोलिंस्का हॉस्पिटल में था और जनाब उसके वेयर अबाउट्स जो है उन्होंने मांगने की कोशिश की, वो नहीं दिए। अदालत में मामला गया तो फिर उन्होंने कहा जी कि फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं और वो उनको पाबंद किया गया, हॉस्पिटल वालों को आप दें लेकिन एड्रेस ना दें। तो इससे जो है वो काफ़ी लोगों में परेशानी भी है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, बच्चों के हकूक़ की जो तंजीमें हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस कानून की उन्होंने शदीद मुखालफत की है और इसे कहा जी कि लोग फिर जो गैर कानूनी तौर पे या जिनके पास पेपर्स नहीं हैं वो बेचारे किसी वजह से यहाँ से नहीं जा सकते, वो जनाब सरकारी इदारों से मदद लेने से जो है वो डरेंगे। और पार्लियामेंट में भी इस पर काफ़ी जो है वो इख्तलाफ हुआ। इसमें जो लेफ़्ट पार्टी है, वेंसर पार्टी, ग्रीन पार्टी, मिलियो, सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर पार्टी, इन चारों ने इसकी मुखालफत की, लेकिन हुकूमती जमातें जो 4 थीं उनकी वजह से ये कानून मंजूर हो गया। हुकूमत का कहना है कि इससे गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को स्वीडन से निकालने में मदद मिलेगी। तीसरी ख़बर वो भी 13 जुलाई से एक नया कानून नाफिज हो गया आज से, इससे पहले भी बात की है। उसमें यह कि बहुत से जो गैर मुल्की लोग स्वीडन में रेजिडेंस परमिट रखते हैं, अब उनका जो रेजिडेंस परमिट है वो सिर्फ मुजरमाना सरगर्मियों की वजह से नहीं, ये नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया हो, बल्कि ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी या ख़राब किरदार की वजह से जो स्वीडिश वैल्यूज़ के मुताबिक नहीं है वो मनसूख किया जा सकता है। ये बड़ा ही जो है कह लें कि बड़ा सेंसिटिव है, इस पर बड़ी तनकीद हुई है। वॉन्डल लॉ, इस पर पहले भी हमने बात की है और इसमें उन्होंने
इसकी डेफिनेशन भी नहीं की कि वंदल्ला या ये क्या है इससे मुराद, लेकिन इसकी मिसालें उन्होंने कुछ ज़रूर दी हैं हुकूमत ने। मसलन बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, एक दो बार तो हो जाए लेकिन मुसलसल, अब इसमें कौन से कवानीन हैं, वो सारे कवानीन हो सकते हैं। फिर सरकारी इदारों के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करना, उन पे अमल ना करना, उनको मानना नहीं, और मुसलसल कर्ज़े या जुर्माने अदा ना करना, आपके केसेस कानून फुकदन तक चले जाएं, या गैर कानूनी मुलाजमत करना, ब्लैक जॉब करना, ये बड़ी जो है वो एक अलार्मिंग चीज़ है। तो इसमें यह है कि हमें सोसाइटी की वैल्यूज़ सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पे पहले भी मैंने कई दफ़ा बात की है। अब ये नहीं कि मैं अपनी किताब की प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हाँ नए लोग आए हैं, ज़ाहिर उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, स्वीडिश लैंग्वेज नहीं जानते या न्यूज़ नहीं सुनते, तो उन्हें कम से कम इस सोसाइटी के हवाले से ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकेंगी जो स्वीडन की सोसाइटी के हवाले से हैं, यहाँ के कल्चर के हवाले से हैं, यहाँ कानून के हवाले से हैं। तो ये बहरहाल लॉ जो है वो 13 जुलाई से जो है वो नाफिज हो गया, और इसमें अगर अथॉरिटीज़ ये समझें कि किसी शख्स का रवैया मुआशरे के लिए मुनासिब नहीं है, तो उसका जो रेजिडेंस परमिट है वो उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे, या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये लॉ उन सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्वीडन में रह रहे हैं, जिनके पास स्वीडन की सिटीज़नशिप नहीं है। उन सब के लिए ये उन्हें बहुत एहतियात करनी होगी, और उन्हें इन सब चीज़ों को जो है वो ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। एक और कानून जो कि जुलाई की पहली तारीख से स्वीडन में नाफिज हो चुका है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस पे जो है वो अभी भी बहस जारी है। वो कानून भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अब स्वीडन में सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद, टॉर्चर यानी मारपीट जुर्म नहीं है, बल्कि नफ्सियाती तशद्दुद ये भी जुर्म है। और इसमें भी वो मज़ीद उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि वो क्या हो सकती हैं। मसलन किसी शख्स को बार बार धमकियां देना फ़ोन पे या किसी तरीके और से, या किसी की जासूसी करना, निगरानी करना, ज़हनी दबाव किसी पे डालना, किसी को ज़लील करना, परेशान करना, किसी को खौफ में मुब्तला करना, जैसे पंजाबी में कहते हैं यरकाना। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये अब जुर्म होंगी। तो आपने किया कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इस तरह का जो है वो ज़हनी नफ्सियाती प्रेशर डाला है, और इस कानून के तहत जो है वो 1 महीने से 4 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। अगर जुर्म छोटा होगा तो ज़ाहिर 1 महीने, अगर बहुत संगीन होगा तो 4 साल तक की अदालत सज़ा दे सकती है। ये कानून इस लिहाज से बड़ा डिफरेंट है कि इसमें बाज़ रवैये जो एक मरतबा करने से जुर्म नहीं बनते, बार बार करने से जुर्म बन सकते हैं। मतलब एक दफ़ा अगर आपने किसी को कोई बात ऐसे कह दी तो हो सकता है नहीं, लेकिन रिपीटेडली बार बार आप कर रहे हैं तो वो फिर बन जाएगा कि जनाब ये मुझे मुसलसल इस तरह से कर रहा है। और पुलिस के मुताबिक इस कानून में जो घरेलू तशद्दुद है, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, या अपनी एक्स वाइफ के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, या उसको हरासा करना, ये भी है कि एक्स पार्टनर को किसी न किसी तरीके से आप हरासा करें। स्कूलों में ज़हनी दबाव हो, काम पे, जॉब पे, वहाँ पे अपने साथियों के साथ, या खेल कूद के मैदान में, ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी सतह पे भी अगर हो तो वो सारा इसमें आएगा। पुलिस का ये कहना है कि पहले बहुत से लोग जो है उनको शिकायत होती थी, लेकिन वो दर्ज नहीं कराते थे शिकायत, या उस तरह का कानून नहीं था। तो अब उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ होएगा कि जिन लोगों को लोग परेशान करते थे, जिन लोगों को पे दबाव आता था, जिन लोगों को जो है वो इस किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ता था, अब उन लोगों को जो है वो पुलिस की और अदालत की जो है वो मदद मिल सकेगी, और जो शख्स इस किस्म की हरकत करेगा उसको सज़ा मिलेगी। और सबूत के लिए आप मोबाइल फ़ोन्स दिखा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, पैगामात दिखा सकते हैं, गवाह पेश कर सकते हैं। तो किसी भी सूरत में तो अब जो है लोगों को बहुत एहतियात करना होगी इस मामले में। ये सब पे लागू है, खा वो सिटीज़न है, खा वो परमानेंट रेजिडेंट्स है, जो भी स्वीडन में कानूनी तौर पर रह रहे हैं। अगली खबर जनाब, हम स्वीडन की सियासत के हवाले से बात करते हैं। सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, और इसमें जनाब अब देखते हैं कि सितंबर के इंतखाबात में क्या सूरत हाल पेश आती है। लेकिन ये जो ग्रेटर स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम रीजन, इसकी एक बड़ी अहम म्यूनसिपलिटी है सोलना, जिसमें पाकिस्तानी निजाद सारा कोका इस्लाम मेयर है। 4 साल पहले इंतखाबात में उन्होंने बड़ी वहाँ पे तब्दीली लाई, और वहाँ पे 4 जो अपोजिशन की इस वक्त जमातें हैं
वो मिल के हुकूमत कर रही हैं, जिसमें सोशल डेमोक्रेट्स हैं, लेफ़्ट पार्टी है, ग्रीन पार्टी और सेंटर पार्टी, इन चारों ने इसमें हुकूमत बनाई है। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या यही चारों जमातें, अगर 16 में उन्होंने हुकूमत की है, तो क्या वो मुस्तकबिल में स्वीडन में भी हुकूमत बना सकती हैं अगर सितंबर के इंतखाबात वो जीत जाएँ? ये एक बड़ा आम सवाल है। इस पे बड़ी बात हो रही है कि अगर यहाँ पे ये चार है, वहाँ क्यों नहीं? लेकिन वहाँ सेंटर पार्टी जो है उसको लेफ़्ट पार्टी के साथ, वेंसर पार्टी के साथ बैठने में इख्तलाफ है। और जो सेंटर पार्टी की जो लीडर है, उन्होंने कहा भी है कि हम इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेट और जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी, इनके साथ मिल के हुकूमत बना सकते हैं। यानी वो ग्रीन पार्टी और लेफ़्ट पार्टी को साइड पर रखना चाहती हैं। वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि सेंटर पार्टी जो है वो लेफ़्ट विंग की पार्टी से बड़ी पार्टी बने। अब देखते हैं कि अवाम उस पर किस तरह से एतमाद करते हैं। लेकिन ये जो 16 मॉडल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरी जल्द ही मुलाकात होगी जो 16 की मेयर है सारा कोका इस्लाम, उनसे जो इंटरव्यू होगा उसमें हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि क्या ये 16 का मॉडल अगले 4 साल के लिए भी 16 में चल सकेगा, और क्या ये रीजन और मुल्क में भी चल सकता है या नहीं। तो आप भी इस पे ज़रूर अपनी राय दें, और अगर आपके कुछ सवालात हों सारा कोका इस्लाम के लिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आखिरी और छठी इंपॉर्टेंट ख़बर यह है कि आप यहाँ अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के हवाले से, गाड़ी के मुआयने के हवाले से इंफॉर्मेशन जो हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। हो सकता है आपके ज़हन में पहले भी हों, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्वीडन में रेगुलरली गाड़ी का मुआयना कराना ज़रूरी होता है। और अगर आपने मुआयना नहीं करवाया तो आप गाड़ी नहीं चला सकती, ड्राइविंग पे पाबंदी लग जाएगी। इसका शेड्यूल ये होता है कि पहली मरतबा गाड़ी जो है वो इस्तेमाल के 36 महीनों के अंदर उसको आपने उसका मुआयना करवाना होता है, फिर दूसरी मरतबा 24 महीने के अंदर यानी 2 साल के अंदर, और इसके बाद फिर 14 माह के अंदर। और अगर आप मुआयना करवाने नहीं गए तो आप गाड़ी सिर्फ इंस्पेक्शन के एरिया तक चला सकते हैं, बाकी नहीं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने भी कई दफ़ा करवाई, इस पर गौर नहीं किया। मुआयने के दौरान वो 292 चीज़ें चेक की जाती हैं, 292। बड़ी हैरत है कि वो इतने शॉर्ट टाइम में वो कैसे करते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी प्रोटोकॉल होता है, वो चेक करते होंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें वो चेक करते हैं, ब्रेक्स हैं, गाड़ी की लाइट्स हैं, वो जाने से पहले अपनी लाइट्स चेक करवा लें अगर कोई फ्यूज़ है, वरना आपको दोबारा जाना पड़ेगा। इसी तरह इंडिकेटर्स हैं, वाइपर्स हैं, उनको भी देख लें, अगर ख़राब हों तो ये भी मसला हो जाता है। वॉशिंग फ्लूइड गाड़ी में होना चाहिए, आपके जो मिरर हैं, आईने हैं, बैक मिरर वगैरह या दूसरे सारे, वो भी ठीक हों। सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही हो। अलार्म्स, इंजन और उसका जो गैसें वगैरह अखराज होती हैं जिनकी गाड़ियाँ वो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, माहौलियाती, वो, और टायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और गर्मियों में जो टायर हैं उनकी जो गहराई है 1.6 जो है वो मिलीमीटर होनी चाहिए, और सर्दियों के जो टायर हैं उनकी 3 मिलीमीटर गहराई होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आप नहीं चला सकते। और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइसेंस की जो प्लेट है, उसकी जो लाइट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रात को वो दूर से नज़र आए। वो बैटरी वो चेक करें, आयल इंजन, और इसके बाद अगर आपने वो गाड़ी को लिंक करने के लिए वो स्लैब वांगन वगैरह लगाने के लिए गया तो वो भी आपका दुरुस्त हो। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो वार्निंग ट्रायंगल है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब चीज़ें ठीक हैं, आपके पास वार्निंग ट्रायंगल नहीं है, तो आपको कहेंगे दोबारा आएँ, दोबारा आप पैसे देंगे, आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले ये अगर आप चीज़ें कर लेंगे तो आप जो है वो आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो जनाब आप भी इसमें लिखिए। और आज के इस ख़बरनामे के हवाले से अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करते हैं आपसे अगले व्लॉग में।